स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि जो चाइना है वो ताइवान को अपना एक प्रोविंस मानता है, लेकिन ताइवान के अंदर अगर आप देखोगे तो जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है आज के डेट में वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर देखती है। कुछ लोग हैं जो अपने आप को ताइवानीज और चाइनीज दोनों मानते हैं, और कुछ ही लोग ऐसे बचे हैं ताइवान के अंदर जो अपने आप को चाइनीज के तौर पर देखते हैं। खैर वो एक अलग मामला है, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा डेवलपमेंट क्या हुआ है कि ताइवान के अंदर चुनाव था। अब क्या हुआ है कि ताइवान में जो पार्टी जीती है, जो प्रेसिडेंट बने हैं, उनको एक तरह से चाइना ने डायरेक्टली वार्निंग दे दिया था। मतलब कि धमकी दी थी चाइना ने अभी जस्ट 2 दिन पहले ताइवान के वोटर्स को कि अगर आप इनको प्रेसिडेंट बनाते हो तो ये अच्छा नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं यहां पर विलियम लाई जो अभी के समय वाइस प्रेसिडेंट है। देखो क्या होता है ना, ताइवान के अंदर जो इस समय प्रेसिडेंट है ताई इंग वेन, ठीक है, वो पहली फीमेल प्रेसिडेंट है। पिछले 2 टर्म से लगातार वो बन रही हैं, लेकिन ताइवान के कॉन्स्टिट्यूशन में यह है कि 2 बार से ज्यादा आप नहीं बन सकते, ठीक है। इसकी वजह से यहां पर जो विलियम लाई है उनके पार्टी से, वो अब यहां पर प्रेसिडेंट बन चुके हैं। आप सोच के देखिए, चाइना जहां पर डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है, यहां पर जो उनके प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उन्होंने तो अपना 3rd टर्म भी स्टार्ट कर दिया है एक तरह से। यहां पर ताइवान को धमकी दे रहा है, एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री को धमकी दे रहा है। और यही सबसे बड़ा चिंता का बात है, क्योंकि जो पर्सन जीते, विलियम लाई, जो ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते हैं, हो सकता है कि शायद आगे आने वाले समय में अब यहां पर जो चाइना, जो एक लंबे समय से आशंका थी कि क्या चाइना अटैक करेगा, तो हो सकता है शायद इस इलेक्शन के बाद यहां पर चाइना अटैक कर दे। इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसको अच्छे से समझेंगे कि एग्जैक्टली विलियम लाई कौन है, यहां पर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मान लीजिए आपको एक ऐसा बैच चाहिए ताकि आपका प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू पूरी तैयारी आपको एक सिंगल बैच में मिल जाए, तो हमारा फाउंडेशन बैच दोस्तों 17 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। आपके पास मौका है, हमारे वेबसाइट ऐप पर जा सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिंक है, और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और इसके अलावा अगर आप इस साल प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं तो प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए SIP प्लस वाला बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर विलियम लाई, जिनको लाई चिंग ते भी कहा जाता है, वो बिलोंग करते हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से, DPP। ये पिछले 3 बार से DPP ही चुनाव जीत रही है। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर इसमें आप देख पाओगे कि 1996 से, जब से यहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं ताइवान के अंदर, क्योंकि उसके पहले इलेक्शंस नहीं होते थे, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था ताइवान के लोगों को, तब जाकर फाइनली 1996 में यहां पर इलेक्शंस स्टार्ट हुए। उसके बाद से आप देख सकते हो यहां पर या तो जो KMT है ये पार्टी जीतती है या फिर DPP जीतती है। तो पिछले 2 टर्म से 2016 में और 20 में यहां पर जो DPP है वही पार्टी जीती है, और इस बार भी यहां पर जो पार्टी जीती है, जो प्रेसिडेंट बने हैं वो इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगेन यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, प्रेसिडेंट जो ताइवान के अंदर इलेक्शंस होते हैं ना, वो एक ही दिन में 2 तरह के इलेक्शंस होते हैं। एक तो वहां की जो पार्लियामेंट है उसके लिए चुने जाते हैं लोग, और यहां पर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसके लिए होता है। अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बेसिकली क्या है, इस बार अगर आप देखोगे तो 3 कैंडिडेट खड़े हुए थे अलग अलग पार्टी से। आप देख सकते हैं लाई चिंग थे जो कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से खड़े हुए थे, जो चुनाव जीते हैं, और यहां पर ऑपोजिशन में आप देख पाओगे जो KMT हैं वो भी चुनाव लड़े थे। फिर एक और पार्टी है दैट इज ताइवान पीपल्स पार्टी, ये 2019 में ही बनी थी, इनफैक्ट 2017-19 में, तो यहां पर वो भी लड़े थे। तो तीनों में क्या होता है ना ताइवान के अंदर, कि जिसको यहां पर ज्यादा वोट मिल जाता है, ज्यादा परसेंटेज मिल जाता है, वो चुनाव जीत जाता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, DPP पार्टी को जो है, मतलब ये जो कैंडिडेट हैं लाई चिंगते, विलियम लाई, उनको 40% वोट मिला, और यहां पर जो ऑपोजिशन के कैंडिडेट थे KMT पार्टी के, उनको मिला है 33.49%, और यहां पर जो तीसरी पार्टी है दैट इज ताइवान पीपल्स पार्टी, उनके कैंडिडेट को 26.4%। तो यहां पर ज्यादा परसेंटेज किसको मिला है, दैट इज डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी को, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को, लाई चिंगते को, और इसलिए वो चुनाव यहां पर जीत गए हैं। ताइवान के अंदर मैं बता दूं वहां की संख्या जो है, जनसंख्या 23 मिलियन के आसपास है, और 19 मिलियन जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल हैं वोट करने के लिए। जैसे भारत में तो
18 साल होता है वोटिंग एज, वहां पर 20 साल के ऊपर वोटिंग एज होता है। और यहां पर कितना टर्नआउट हुआ था? 71%, लगभग 14 मिलियन लोगों ने वोट डाला था। और यहां पर जब चुनाव का रिजल्ट आया तो शांतिपूर्वक, मतलब कई आप देखते हो ना हमारे पड़ोसी देश में, चाहे पाकिस्तान की बात करिए, बांग्लादेश की बात करिए, वहां पर हमेशा लोग नकार देते हैं, लेकिन जो ओपोनेंट हैं उन्होंने डिफीट को कंसीड किया और साथ ही साथ कांग्रेचुलेट किया और कहा कि मैं केएमटी के सपोर्टर्स को जो है अपोलोजाइज करता हूं कि हम डीपीपी पार्टी को नहीं हटा पाए और वापस से डीपीपी के जो कैंडिडेट हैं वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अब देखिए लाई चिंगते, जो मैंने आपको बताया, उन्होंने जीतने के बाद क्या बोला है? आई हैव एन इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी। देखिए ताइवान के लिए इस समय ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसके ऊपर चाइना कब्जा ना कर ले, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे, यही इंपॉर्टेंट है। एंड ही ऑल्सो एडेड टू डिटरमाइन टू सेफगार्ड ताइवान फ्रॉम थ्रेट्स एंड इंटिमिडेशन फ्रॉम चाइना। मतलब चाइना जिस तरह की बार बार धमकी देता रहता है, आए दिन कुछ ना कुछ मिसाइल्स लॉन्च कर देगा, उसके ऊपर से उड़ा देगा, कुछ ना कुछ करता रहता है इस तरह की चीजें, तो उससे कैसे सेफगार्ड करना है वो उन्होंने यहां पर कहा है कि मैं उसकी सुरक्षा करूंगा। खैर अब क्वेश्चन ये है कि विलियम लाई कौन है? मैं आपको बता दूं 64 ईयर्स है इनकी उम्र, और जैसा मैंने आपको बताया इस समय ये वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि जब वो बड़े हो रहे थे तो वो कोल माइनिंग विलेज में बड़े हो रहे थे, नदन ताइवान में। उनके जो पिताजी हैं वो एक माइनर थे और अनफॉर्चुनेटली एक कोल माइन डिजास्टर हुआ था, उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। और उस समय जो विलियम लाई हैं उनकी उम्र सिर्फ 2 साल की थी और इसलिए उनकी जो माता जी हैं उन्होंने उनको बड़ा किया। अब उन्होंने जो स्टडीज की अगर हम बात करें तो मेडिसिन, ताइवान की जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं वहां से मेडिसिन की पढ़ाई की और आगे चलकर यहां पर जो मास्टर्स डिग्री होती है पब्लिक हेल्थ में फ्रॉम हार्वर्ड, वो भी यहां पर उन्होंने प्राप्त किया है। फिर क्या होता है, देखिए ताइवान में जैसा मैंने आपको बताया कि काफी लंबा स्ट्रगल चला था। 1996 में जाकर फाइनली इलेक्शंस हुए थे, तो उसके पहले भी अगर आप देखोगे ना तो लगभग 40 साल तक मार्शल लॉ लगा हुआ था 1980s तक ताइवान के अंदर। तो यहां पर उसके लिए जंग चल रही थी, लोग लड़ रहे थे। तो जो लाई है, विलियम लाई है, उन्होंने अपना जो मेडिकल का प्रैक्टिस है उसको छोड़कर पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का निर्णय लिया और फाइनली वो पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं और 1998 में वो एज अ लॉ मेकर पार्लियामेंट में जो है चुने जाते हैं। इनफैक्ट ही ऑल्सो बिकेम मेयर ऑफ ताइनान सिटी इन 2010। इसके साथ साथ उन्होंने यहां पर जो ताइवान के प्रीमियर के पद पर भी संभाला है। 2017 से 19 जो है ही हैज बीन द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नवंबर 2019 में फाइनली जो है वो वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट है आपको पता ही है, ताई इंग वेन, वो इस समय प्रेसिडेंट है, लेकिन अब यहां पर जो विलियम लाई है वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अब क्वेश्चन यहां पर सबसे बड़ा यह है कि आखिरकार उनका चाइना को लेकर थॉट्स क्या है, चाइना को लेकर वो क्या सोचते हैं। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ही जस्ट डिसलाइक चाइना, मतलब वो हेट करते हैं चाइना से, और यही चीज चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। बीजिंग ऑफिशियल्स जो हैं वो इनको एज अ सेपरेटिस्ट के तौर पर देखते हैं। उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि जो विलियम लाई हैं वो यहां पर प्रेसिडेंट के पद पर आए। उनको चाइना मतलब एक तरह से साफ साफ धमकी दे रहा था, कह रहा था कि आप इनको मत लाइए, ये सही नहीं होगा। इनफैक्ट जो टेंशंस है विलियम लाई और चाइना के बीच में वो 2017 में आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। 2017 में देखिए उन्होंने क्या कहा था, ही इज अ प्रैग्मेटिक वर्कर फॉर ताइवान इंडिपेंडेंस, मतलब वो ताइवान के इंडिपेंडेंस चाहते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि क्या होता है कि ताइवान ने अभी तक अपने आप को फॉर्मली ये डिक्लेयर नहीं किया है कि वो इंडिपेंडेंट है चाइना से या फिर यूनाइटेड है चाइना के साथ, मतलब अभी कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं लिया है। भले ही ताइवान का थॉट जो है वो यही कहता है कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन ऑफिशियल तरीके से भी वो नहीं किया गया है। और इसीलिए जब यहां पर विलियम लाई ने ये बयान दिया था कि इज अ प्रैग्मेटिक वर्कर फॉर ताइवान इंडिपेंडेंस, तो ये चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इनफैक्ट आपको ग्लोबल टाइम्स पता है ना, चाइना का न्यूज़पेपर, जो भी सरकार कहती है वो ग्लोबल टाइम्स में आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर ग्लोबल टाइम्स ने तो ये तक कह दिया था कि चाइना टू इशू इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट फॉर विलियम लाई, कि आप उनको अरेस्ट कर लो, अरेस्ट वारंट जो जारी करना है वो करिए। और साथ ही साथ यहां पर जो चाइना के अंदर 2005 का एंटी सेसेशन लॉ है उसके तहत भी उनको प्रोसिक्यूट करिए। बीजिंग के मतलब नजर में अगर आप देखोगे तो विलियम लाई इज अ सेपरेटिस्ट एंड ट्रबल मेकर, तो ये आपको रिलेशंस देखने को मिलेगा। हाँ, रिसेंट ईयर्स में अगर हम देखें तो विलियम लाई ने थोड़ा सा अपना जो स्टैंड है उसको थोड़ा सॉफ्ट किया है और कहा है कि जो फॉर्मल इंडिपेंडेंस की वो बात कर रहे थे वो अब उसके बारे में बहुत चर्चा नहीं करते। हाँ, उनका थॉट भले ही यही है कि चाइना
को कब्जा नहीं करना चाहिए, वो तो साफ है उनका। लेकिन जो एक फॉर्मल इंडिपेंडेंस की पहले वो बात कर रहे थे ना, वो आजकल वो नहीं करते हैं उतना। लेकिन स्टिल अगर आप देखोगे जो चाइना है वो बहुत ज्यादा गुस्सा है उनके खिलाफ। एंड इलेक्शंस के दौरान भी जैसा मैं आपको बता रहा था, उन्होंने साफ साफ कह दिया था चाइना ने लोगों को, ताइवान के वोटर्स को, कि आप इनको वोट बिल्कुल भी मत करना। और देख भी सकते हैं यहां पर, चाइना हैज वार्न्ड वर्कर्स इन ताइवान टू मेक द राइट चॉइस 2 days before presidential elections. A win for the ruling party candidate William Lai would pose a danger to relations. इनफैक्ट चाइना ने कह रखा है कि अगर ताइवान अगर किसी भी प्रकार का फॉर्मल इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता है तो इसका मतलब होगा वॉर, मतलब चाइना वॉर एक तरह से छेड़ देगा। और इसीलिए अगर आप देखो कि जो पूरा इलेक्शंस चल रहा था ताइवान के अंदर, उसमें चाइना ने बहुत सारे फेक न्यूज़ फैलाए। यहाँ पर बार बार बताया कि कैसे जो रूलिंग पार्टी है इस समय डीपीपी, वो आपके साथ गलत कर रही है। वहाँ पर टिकटॉक में इस तरह की चीज़ें फैलाई गई, क्योंकि वहाँ ताइवान के जो लोग हैं टिकटॉक काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, और आपको पता ही है टिकटॉक का जो ओनर है वो चाइना में से बिलोंग करता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर डिस इन्फॉर्मेशन वगैरह बहुत कोशिश किया गया ताकि ताइवान के लोगों का जो थॉट प्रोसेस है उसको चेंज किया जा सके, लेकिन वो नहीं हो पाया। फाइनली डीपीपी के जो कैंडिडेट हैं विलियम लाई, वो इलेक्शन जीत गए। अब क्वेश्चन ये है कि आगे क्या होने वाला है। देखो, इसी बात का बहुत बड़ा डर है। बिगेस्ट चैलेंज इस समय विलियम लाई के लिए यही है कि कैसे वो ताइवान को चाइना के इंटरफेरेंस से बचाते हैं, क्योंकि यहां पर जो बीजिंग है उन्होंने तो एक तरह से ताइवान को अपना एक जो प्रोविंस होता है वो डिक्लेयर कर दिया है, और यहां पर कहा है कि किसी भी प्रकार, मतलब यूनिफिकेशन के अलावा हम कुछ भी बात नहीं सुनेंगे। स्पेशली शी जिनपिंग जब से प्रेसिडेंट बने हैं 2013 से चाइना के, तो तब से लेकर जो धमकी है वो और ज्यादा बढ़ गई है। और यहां पर कहा है कि यूनिफिकेशन तो इनएविटेबल है, उसको कोई रोक नहीं सकता। यहां पर जो विलियम लाई हैं, उन्होंने ताइवान के लोगों को यह कहा है कि हम चाहते हैं कि ताइवान का जो ग्लोबल स्टेटस है उसको और मजबूती मिले, ताइवान को और ज़्यादा से ज़्यादा जो देश हैं वो रिकॉग्नाइज करें। यहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट्स है उनके साथ संबंध हम बढ़ाएंगे, और जो उनके फ्रेंडली डेमोक्रेसीज हैं उनके साथ हम संबंध बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर अब देखना होगा कि चाइना कैसे रिएक्ट करता है, कि जो अभी विलियम लाई की जीत हुई है ताइवान के इलेक्शंस पर। अब क्योंकि क्या हो रहा था ना, आप समझिए कि जो ऑपोजिशन पार्टी है केएमटी, मैंने आपको बताया, ठीक है, उनका रिलेशंस चाइना के साथ काफी अच्छा खासा है, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशन आप कह सकते हो। तो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि अभी चाइना वेट कर रहा था इस इलेक्शन का और देख रहा था कि अगर केएमटी यहां पर जीत जाती है तब तो चलो चाइना का काम बन जाएगा, वो आपस में फ्रेंडली रहेंगे। लेकिन अब क्योंकि डीपीपी ये जीत चुकी है तो चाइना के लिए तो बड़ी मुश्किल हो गई है। यहां पर देखना होगा कि क्या चाइना आगे आने वाले समय, क्योंकि ये लंबे समय से आस लगाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ तब से लेकर अभी तक बार बार यही कहा जा रहा है कि चाइना कभी भी अटैक कर सकता है। तो क्या अब ये समय आ चुका है कि इलेक्शंस के बाद चाइना अटैक करेगा? देखते हैं दोस्तों यहाँ पर। बट आई होप कि जो कॉन्टेक्स्ट था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे जरूर बताइएगा। और यहां पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए, ईस्ट चाइना सी में अगर आप देखोगे तो चाइना और जापान के बीच में एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है। उस आइलैंड से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।